हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। से बहुत दिनों बाद मैं कुछ इस तरह से सुकून से बैठ के आप लोगों से बातें शातें कर पा रही हूँ। लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा, तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि चाय कॉफी ठंडा आपकी फेवरेट ड्रिंक है वो आप लेकर बैठ जाओ। आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो की बेसिकली मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही थी, मेरी काफी सब्सक्राइबर्स थी जो चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सी सेक्शन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब तो गाइस 2 मंथ प्लस हो गए हैं मेरे डिलीवरी को, तो अब तो मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर ही सकती हूँ। लाइक ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, ओटी रूम में, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। गर्ल्स के दिमाग में बहुत चलता है, स्पेशली उनके जिनकी डिलीवरी बहुत ज्यादा नजदीक होती है, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मेरे साथ भी था, मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और ये वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड भी है, और लिस्ट में भी था कि मैं इस चीज के बारे में आप लोगों के साथ जरूर से डिस्कस करूंगी। हाँ बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हो गया? अभी मम्मा काम कर रही है ना। गाइस ये जाग रहा है, मैं इसके सोने का वेट करती हूँ, लेकिन ये सोता है चिन्नू मिन्नू से, तो इसकी नींद नहीं है, यूं ही उठता रहता है 10-10 मिनट में। अभी ये अच्छे मूड में है, इसका पेट वेट टमी अमी मैंने फुल कर दिया फीड करवा के, तो आई थिंक अभी ये मुझे वीडियो बनाने देगा। गाइस तो आप लोग को ये तो पता ही होगा, तो ठंडा ठंडा लेके बैठ जाओ। देखो मैंने भी पानी की बोतल पहले ले ली है, क्योंकि वीडियो से मुझे प्यास लग सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे सी सेक्शन का एक्सपीरियंस। देखो सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हाल फिलहाल में मैं उस चीज से भी बाहर निकली हूँ, तो आई थिंक मैं आपको बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चीजें बता सकती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए। मैं कोई डराने नहीं वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको कुछ ऐसे डराने वाली चीजें। अच्छा, सी सेक्शन क्यों हुआ वो मैं ऑलरेडी अपने ट्राइमेस्टर और अपनी सारी हॉस्पिटल जर्नी जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरे पिछले ब्लॉग्स आप लोग जाके देखना, मैंने वहां सब कुछ शेयर किया है कि क्यों नॉर्मल ना हो के मेरा सी सेक्शन हुआ। वहाँ सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी। हॉस्पिटल में मैं 2 दिन एडमिट रही थी, पेन मुझे आया नहीं था, और 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। उस बीच क्या होता है कि जैसे आप जाते हो ना, तो अगर आपको पता भी है पहले से आपका सी सेक्शन होने वाला है, तो जैसे आपको नॉर्मल पहले एक जनरल रूम में जो है आपको रखते हैं, एंड वहां पर जो है आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक वगैरह किया जाता है, एंड आपको डिप लग जाती है जाते ही। तो आपकी जो ड्रिप लगती है ना, उसी से वो एंटीबायोटिक जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो आपको टाइमली देते रहते हैं। ठीक है, फिर हमें रात के कितने बजे, 4 बजे, 4:30 बजे जो नर्स होती है वो आई, और उन्होंने बताया कि आपका नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। और रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिए। बताया कि 7 बजे आज मॉर्निंग में आपका जो है सी सेक्शन होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। और उन्होंने फिर तभी आके बोला कि कुछ अब आप खाना पीना मत, बिल्कुल भी मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता ही था कि जो मैंने लास्ट मील लिया था वो एक दिन पहले रात को 8 बजे लिया था। 8 बजे से अब सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बज रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि घर वालों को हमने भेज दिया था घर वापस कि आप लोग जाओ रेस्ट करना, मॉर्निंग में आ जाना। तो तब तक घर वालों को भी नहीं पता था कि ऑपरेशन नहीं होगा, उनको भी लग रहा था अभी नेक्स्ट डे दोबारा ट्राई करेंगे शायद नॉर्मल के लिए। तो अब 4 बजे जैसे ही आके नर्स ने बिल्कुल उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि अभी आपका सी सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैम से बात हो गई, डॉक्टर की कॉल आई है, तो सुबह ही टीम आ जाएगी। ऐसा वैसा सब उन्होंने आके हमें बता दिया, और बोला कि अब आप कुछ मत खाना ना पीना। तो ऑपरेशन होने वाला होता है उससे 10-12 घंटे पहले ही बोलते हैं कि पेट बिल्कुल खाली रहना चाहिए, आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है। 4 बजे आके पता लगता है और 7 बजे ऑपरेशन है, तो बताओ कहाँ ही नींद आएगी। वैसे भी आई नहीं रही थी, लेकिन फिर तो मेरी नींद और उड़ गई, ऑप्शन भी नहीं था, और टाइम भी मेरा पूरा हो चुका था। तो बस उसके बाद जो है टाइम धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि पता ही था कि गुजरना तो है ही उस सिचुएशन से। जाने से पहले जो है वहाँ नर्स वगैरह आई, और बड़ी बड़ी फाइल्स थी, उसमें सिग्नेचर वगैरह मुझे करने थे, मेरे हस्बैंड को करने थे, मतलब कंफर्मेशन देना होता है अपनी साइड से। तो बस हमने वहाँ सिग्नेचर किए के बाद जो है उन्होंने मुझे जो है यूरिन बैग लगाया, जिसको बोलते हैं कैथेटर। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमारी ये हालत नहीं होती कि हम चल फिर पाए, इनफैक्ट हमारी बॉडी हिलने लायक भी नहीं रहती। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले आपको कैथेटर लगा देते हैं, यूरिन बैग। उसको जब वो वाला जो प्रोसेस होता है वो पेनफुल होता है काफी। एक वाटर बैग टाइप का होता है, वो एक पाइप से कनेक्ट होता है, तो वो इंसर्ट किया जाता है। बाद जस्ट वहां पे व्हील चेयर थी, तो मुझे व्हील चेयर पे बिठाया और वहां से ले जाना स्टार्ट किया। मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी, और जो ओटी रूम था वो थर्ड फ्लोर पे था, राइट, थर्ड फ्लोर पे था। तो बस लिफ्ट से हम गए ऊपर। मेरे हस्बैंड मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरे साथ साथ चल रहे थे। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, सच में ना चाहते हुए भी आपको खुद को, पूरी बॉडी को हमें अपनी सरेंडर करना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर बहुत बड़ा सा एक हॉल टाइप था, अलग अलग तरीके के वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, और बीच में काफी ऊंची सी एक टेबल थी, लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स लगी हुई थी, ताकि उससे हेल्प से चढ़ के पेशेंट को ऊपर लेटाया जाए। एंड वहां जब मैंने जाके देखा तो 10 से 12 लोग थे, जिसमें कुछ डॉक्टर थे और कुछ हेल्प करने के लिए उनको नर्स थी। मतलब टोटल जो टीम थी 10 से 12 लोगों की टीम थी। मैं व्हील चेयर से फिर उठाया मुझे, और उस टेबल के ऊपर मुझे बैठा दिया। ठीक है,
मास्क वगैरह सब कुछ लगा के अंदर जाना होता है, तो वो आपको पहले ही सब लगा देते हैं। मुझे ये तो पता था कि अब मेरे हस्बैंड बाहर हैं, अब और फैमिली वाले भी आ गए थे, लेकिन मैं फैमिली वालों से मिल नहीं पाई थी क्योंकि वो जब तक पहुंचे ना हॉस्पिटल, तब तक मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। 7 o'clock का एग्जैक्ट टाइमिंग होता है। मैं उस टेबल पे बैठी थी, यकीन मानो सामने एक बहुत बड़ा सा डोर था ऑपरेशन थिएटर का। उसमें ना एक छोटी सी विंडो होती है जिसपे मिरर लगा होता है, जिसमें बाहर का दिख रहा होता है। तो आई वॉज लाइक, मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ कि कहीं मुझे मेरे हस्बैंड, एक होता है ना कि वो एक वक्त ऐसा था कि मेरा मन हो रहा था कि बस काश मेरे हस्बैंड का मुझे हल्का सा हाथ ही दिख जाए, तो मैं, एक होता है ना, तसल्ली सी हो जाए, क्योंकि इतनी घबराहट हो रही थी मुझे। डर भी लग रहा था। मैं डर तो खैर क्या ही बोलूँ, क्योंकि डर की ना कोई उंगलियों पे गिनती नहीं है। तो ऐसा हो रहा था कि कोई मुझे दिख जाए, कोई मेरे घर का दिख जाए, या मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ हमेशा इस जर्नी में रहे हैं। जो बाद में बताया कि बिल्कुल उनको बाहर कर दिया था, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता है। हाँ, वहां से बार बार गेट खुल रहा था, कभी कोई डॉक्टर आ रहा था, कभी कोई बाहर जा रहा था, बस ये अंदर वाले जो टीम वाले लोग थे वही दिख रहे थे। उसके बाद सेम गेट से एंट्री होती है मेरी डॉक्टर की, और उनको देख के सच में मुझे इतनी एक होप मिली ना, इतनी तसल्ली मिली कि चलो एटलीस्ट कोई तो है जिसको मैं पहले से यहाँ जानती हूँ, मेरी जर्नी में शुरू से रही हैं, और उन्होंने मुझे इतना गाइड किया। तो उस वक्त आपकी जो डॉक्टर ही होती है ना, उसका ही होना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बस मेरा हाथ ऐसे होल्ड किया, और बस उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, बिल्कुल यही था। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। तो वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की कि डॉक्टर ने आके सिर्फ आके मेरा हाथ ऐसे होल्ड किया, और बस उन्होंने बोला कि डरने की बात नहीं है बच्चे, बिल्कुल मत डरना रूही, कुछ नहीं, आप तो बहुत ब्रेव हो, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बस यूं हो जाएगा। होल्ड करके जब मेरी डॉक्टर ने मुझसे बोला ना, तो मुझे इतना मोटिवेशन आया। मतलब डर तो मैं फिर भी बहुत रही थी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा डर छुमंतर हो गया, लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया। उसके बाद वहां पर एक डॉक्टर थे जो कि स्पेशली एनेस्थीसिया देने के लिए बुलाए गए थे, क्योंकि वो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। हाँ बेटा, मेरी जान, क्या हो गया? तो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो बस वहाँ पे मुझे इंजेक्शन देने के लिए जो है, उन्होंने बोला कि आप अपना हेड डाउन करके ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि आपको ऐसे सर नीचे करके बैठना है। तो उन्होंने बस इतना मुझे बोला, और ये भी बोला था कि हिलना मत, अगर आप हिलोगे तो दोबारा में और ज्यादा पेन होगा। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको देते हैं ना डॉक्टर जो होते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपको किस पोजीशन में बैठना है, हिलना नहीं है, सारी चीजें वो आपको अच्छे से बताएंगे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे इंजेक्शन दिया जाता है, तो आपको इस पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है, सर को नीचे रख के। यही उन्होंने मुझे भी बोला था। ऐसे एक ना एक सेम पोजीशन में बैठी रही, और बस मुझे ये था मैं हल्का सा भी ऐसे ना हो जाऊं, क्योंकि जो सेकंड टाइम फिर दोबारा लगता ना, वो और ज्यादा पेनफुल होता। तो बस एक डर भी था कि बस यार एक बार में जो भी है अब लग जाए। मतलब मैंने ना बस ये सोच लिया था कि यार अब जो भी है ना, अपना शरीर बस हवाले कर दो इन लोगों के, 1 घंटे आधे घंटे जितने भी देर का ये ऑपरेशन है, क्योंकि उसके बाद मैं एटलीस्ट इन सब कचड़ों से बाहर हूँ। वो इंजेक्शन को बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो वो एनेस्थीसिया जिस वक्त मुझे दिया गया, मैं अगर अपना बताऊं तो सच में मुझे ना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। जितना मैंने सुना था, लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सुने थे, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। या तो ये कह लो कि किसी किसी डॉक्टर का ना हाथ बहुत अच्छा होता है इंजेक्शन में। एंड जैसे ही मुझे इंजेक्शन गया मेरी बॉडी में, मेरा जो नीचे का जो लोअर बॉडी पार्ट था, वो पूरा का पूरा एकदम नम हो गया। एनेस्थीसिया के तुरंत बाद वो लेटने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी अगर देर हो गई और बॉडी ज्यादा नम हो जाएगी, तो आपको लेटने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो तुरंत से आपको लिटा देते हैं। थिंक एंड वन मोर थिंग, आपके राइट और लेफ्ट साइड पे भी ना उस टेबल से ही जुड़ा दो ऐसे स्टैंड टाइप के होते हैं, कुशन लगा हुआ होता है, उस पर कंफर्टेबल होता है। इस तरह से मेरे दोनों हाथ थे, और दोनों साइड डॉक्टर्स थे, उधर की साइड डॉक्टर थे। एंड हाथ की अगर मैं बात करूँ, तो हाथों पे तो मतलब इतना ज्यादा मेरे को, वो क्या बोलते हैं उसको, कैनुला। कैनुला जो इतना बार, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है, मेरी नसें ही नहीं मिलती हैं। जब भी मेरे को कैनुला लगाया जाता है ना, तो मेरी नसें ही नहीं मिल रही थी। तो कभी एक बार इधर लगाया फिर निकाला, फिर इधर लगाया फिर निकाला, फिर इधर लगाया निकाला, फिर इस वाले हाथ में भी पहले इस साइड लगाया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे हाथ जो थे ना मेरे, पूरे गोद के डाल दिए बुरी तरह से। तो मतलब मुझे लग रहा था कि वो पेन तो क्या, मेरे को तो इसी पेन ने मार डाला। और मैं बस क्या बोलूं, मेरे मुंह से सिर्फ पता है क्या निकल रहा था। पूरे जितनी देर का ये प्रोसेस रहा ना, जितनी देर से, मतलब मैं ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही मेरे को वो एपिड्यूरल लगा, जब मैं स्ट्रेट लेटी, तब से लेकर टिल एंड तक मैं पता है क्या पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि इस दुआ ने ना मेरी हमेशा से बहुत हेल्प की है। मैं जब जब बहुत मुश्किल में होती हूँ ना, मैं इस दुआ को बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ ये चीज। तो मुझे उससे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। बस टोटली पूरा टाइम मेरे ना लिप्स पे यही चल रहा था। इनफैक्ट शायद मैं थोड़ा जोर से भी पढ़ रही थी, मेरी डॉक्टर को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ पढ़ रही है। उनको भी आवाज आ रही थी, बोल रही थी ना, तो वो उनको भी सुनाई दे रहा था, तो उनको लग रहा था कि हाँ ये कुछ तो पढ़ रही है।
जब कैनुला फाइनली बहुत देर बाद जाके उन्होंने यहाँ पे शायद कैनुला मुझे फिक्स किया, उसके बाद आपकी इस साइड पे जो है वो कपड़ा लगा देते हैं। एंड बिल्कुल जैसे आप सीरियल लेटते हो ना, तो ऊपर अगर देखोगे तो इतनी हैवी लाइट्स, इतनी एक्सट्रीम लाइट्स होती हैं कि मतलब आप अगर चाह के भी ना आंख खोलने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आंखों पे इतना ज्यादा मुझे हैवी लग रही थी ना वो लाइटें। वैसे वो मना नहीं करते हैं, चाहो तो आप अपनी आईज ओपन भी रख सकते हो, बट मैंने फुल प्रोसेस में जैसे ही मैं लेटी हूँ, मतलब एनेस्थीसिया के बाद से मैंने अपनी आईज क्लोज रखी थी, क्योंकि मुझे था कि शायद मैं आंखें खोल के इन लोगों को देखूंगी ना, चाहे दर्द नहीं होगा जो भी ये करेंगे, लेकिन मुझे दिखेगा भी ना तो उससे मुझे घबराहट होगी, तो इट्स बेटर मैं अपनी आईज क्लोज रखूं। सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ ना, ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये सारी चीजें तो मैं यहाँ बैठ के बड़ी तसल्ली से आपको बता रही हूँ, लेकिन सच बताऊं ये चीजें मिनटों में हो रही होती है, बहुत जल्दी जल्दी। तो ऐसा नहीं है कि इस समय आपको ऑपरेशन थिएटर में बहुत घंटे बैठना है, नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है, 45 मिनट्स में तो सब कुछ हो जाता है। मतलब 1 घंटे से पहले ही आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हो। मैंने ना जब मेरी बॉडी पूरी नम हो गई थी ना, तो मैं हल्का सा अपने पैरों को हिलाने का भी ट्राई कर रही थी, ये चेक करने के लिए कि ये एनेस्थीसिया में क्या वाकई में नीचे के पार्ट में मुझे कुछ फील दर्द होगा या नहीं। मैं पहले ही, जब तक वो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, तो तब तक उससे पहले मैं अपना पैर का अंगूठा हिला के देख रही थी, बट कुछ भी नहीं हिल पा रहा था। मतलब आपकी नीचे की बॉडी तो आपकी रहती नहीं है, ऐसा लगता है, वो तो कुछ भी मुझे पता नहीं लग रहा था। प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब 2 से 3 मिनट बाद से मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मेरी बॉडी से कुछ जोर जोर से खींचा जा रहा है अंदर से बाहर की ओर। दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होता है कि बॉडी का कोई मतलब पार्ट खोल खाल के आपका कुछ मतलब अंदर से कोई चीज खींची जा रही है बहुत प्रेशर से। बस फिर कुछ ही सेकंड में मेरे बेबी के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, और वो मोमेंट मतलब सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो क्या ही तो फीलिंग होती है ना, वो हर लड़की समझ पा रही होगी, इस चीज़ को रिलेट भी कर पा रही होगी, तो वो बहुत अलग फीलिंग होती है। उस चीज़ को तो वर्ड्स में भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बस जैसे ही इसके रोने की आवाज़ आई, तो बस मेरा रोना स्टार्ट। मेरे आंसू इतने गिर रहे थे, मतलब उस तब से लेकर जब तक मैं अपने नॉर्मल रूम में नहीं शिफ्ट हो गई थी, तब तक मेरे आंसू ही बहते रहते लगा लो, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना। जब वो रोने की आवाज मैंने मेरे बच्चे की आवाज सुनी थी, आप रो रहे थे बेटा, हाँ आप रो रहे थे उस वक्त, मेरा बेटा मेरा बच्चा, सारी बातें सुन रहे हो आप मम्मा की है। तो जब भी इसके रोने की आवाज आई ना मेरे कानों में, गाइस लिटरली मैं मतलब मेरे आंसू टप टप टप, और इनफैक्ट मैं ऐसे तक कर रही थी, एक होता है ना सुबकी लेके रोना, ये वाली मेरी तो ये आवाज ना मेरे ऑपरेशन थिएटर में गूंज रही थी। तो मेरे जो वहाँ पे जो सर्जन थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि रूही आर यू ओके, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नो सर। तो कह रहे फिर रो क्यों रहे हो? तो फिर डॉक्टर जो थी मेरी जो गायना थी, उन्होंने बोला बस जैसे ही बेबी बाहर आया था ना, तो उन्होंने तो तुरंत मुझे बोला कि रूही वेलकम टू मदरहुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बस उनको रोते हुए इतना ही बोला, थैंक यू मैम। और वो समझ गई थी, उन्होंने बोला अच्छा इमोशनल हो रहे हो, खुशी के आंसू हैं। तो मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मेरे आंसू सच में इतने टप टप गिर रहे थे। और बस शायद फिर इसकी रोने की थोड़ी देर तो मुझे आवाज आई, उसके बाद शायद थोड़ी सी दूर से आवाज आने लग गई, शायद मे बी वो क्लीनिंग वगैरह करने लग जाते हैं ना बच्चे की, वो। और मुझे बस ये हो रहा था कि कैसे मतलब मैं इसको होल्ड कर लूं अपनी बाजुओं में, और ये मेरे पास आ जाए और इसको मुझे दिखा दें, ऐसा हो रहा था। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, बस मैं वेट कर रही थी कि खुद ही ये लोग लेकर आए। मैं एक चीज बताऊं, मैं रो रही थी ना, तो उस वक्त मेरे बराबर में कोई, मैंने बोला ना आपके राइट लेफ्ट भी खड़े होते हैं, 10-12 लोगों की टीम होती है, तो नर्स आपके राइट लेफ्ट भी खड़े होती है। तो इस साइड एक नर्स थी, उन्होंने फुल टाइम मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और जब वो मेरा बच्चा रोया ना, तो जब मैं भी रोने लग गई, तो मैंने टाइट से उसका ही हाथ पकड़ लिया, अपनी नर्स का। एक होता है ना कि उस वक्त ना आपको, आपके सर पे भी कोई हाथ रख देना, चाहे वो गैर ही क्यों ना हो, आपको अपने मतलब मुश्किल वक्त में वो आपको बहुत सगा लगने लगता है वो इंसान। तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग थी। एंड ट्रस्ट में गाइज, वो नर्स मुझे पता भी नहीं वो कौन थी, उसने भी मेरा हाथ ऐसे होल्ड कर लिया था। शायद वो मुझे देख पा रही थी कि मतलब बहुत अकेला और डरी हुई है, या जो भी है, थोड़ा हिम्मत देने के लिए, सही जो भी उनको लगा होगा, उन्होंने भी इन रिटर्न मेरा हाथ ऐसे होल्ड कर लिया था। तो एक होता है ना कि इतनी ही चीजें बहुत होती हैं किसी को मुश्किल वक्त में सपोर्ट देने के लिए। देखो लेटना और सर्जरी तो एंड ऑफ द डे लड़की को ही कराना होता है, बट उसको हिम्मत भी अगर मिल जाए ना 2-4 लोगों से इस ऐसे टाइम पे, तो वो चीजें उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। होल्ड करते वक्त सीरियसली मैं ये सोच रही थी, काश ये लोग मेरे हस्बैंड को अलाउ कर देते, काश वो इस वक्त मेरे पास होते। उनको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि बस मैं क्या बोलूँ, क्या ही तो फीलिंग होती है उस वक्त। जैसे ही बेबी बाहर आता है, तो जो पीडिया होता है ना, पीडिया डॉक्टर भी वही होते हैं, तो वो बच्चे को चेक करने के लिए वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं,
ताकि जो न्यूबॉर्न है वो उसको देख सकें और बता सके कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, बच्चा एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वो ऑन द स्पॉट बता देते हैं। तो वहाँ पर पीडिया भी थे। और फिर कुछ ही मिनट में मेरे राइट साइड पे एक नर्स आती है और मेरी आइज़ तो क्लोज़ थी फुल टाइम, मैंने आपको बताया। और बस उसने बोला, मैम कांग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो बस इसकी तो अपने बेबी की बस मैंने एक झलक देखी, हल्की सी मैंने आंखें खोली, इसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड उन्होंने लेके खड़े रही, फिर वो इसको लेके बाहर चली गई, मतलब फैमिली वालों को दिखाने चली गई। तो मैंने बस इसकी हल्की सी झलक देखी थी बस, और देख के वापस मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं इसको होल्ड कर पाऊँ, और अभी सर्जरी भी चल ही रही थी मेरी। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक सब कुछ ये बहुत जल्दी हुआ, सब कुछ बहुत जल्दी। आप ये लगा लो 7 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और 7:20 पर, 7:20 पर, ये सुबह का टाइम बता रही हूँ, मॉर्निंग का, 7:20 पर मेरा बेबी जो है उसके रोने की आवाज मुझे आ गई थी। तो 7:20 पर ये एग्जैक्ट हुआ था, ये इसका टाइमिंग था। फिर बारी आती है स्टिचेस की, जिसमें जो टांके लगते हैं मेनली, उसकी बारी आती है। तो स्टिचेस के टाइम पे मुझे क्या फील हो रहा था कि मतलब मेरी बॉडी मुझे पूरी हिलती हुई फील हो रही थी, और जो कि होता है लिटरली, वो तो एनेस्थीसिया लगा हुआ था तो दर्द नहीं हो रहा था। वो दर्द हालांकि सारा बाद में हुआ, वो सारा दर्द निकलता है बाद में, ये तो सर्जरी के टाइम पे जो है एनेस्थीसिया होता है, जो कि कुछ घंटों के लिए आपके पेन को रोक देता है। जिससे पहले मुझे फील हुआ कि जो भी बॉडी से कुछ पार्ट बाहर निकाला हुआ है, लाइक बॉडी का कोई ऑर्गन है जो बाहर निकाला हुआ है, उसको अंदर प्रेशर से फिल किया जा रहा है ना, प्रेशर लगाया जा रहा था डॉक्टर्स के थ्रू, और ज्यादा प्रेशर से जो है वो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन आपका फिल किया जाता है, वो जो स्टिचेस से पहले मैंने महसूस किया। तो मैं आपको आटे का एग्जांपल अगर दूं, जब हम आटा गूंदते हैं, ठीक है, जब आटा पूरा हम बाइंड कर लेते हैं, जब हम ऐसे ऐसे मुक्की मारते हैं ना उसमें लास्ट में, ठीक है, तो जब हम उसको ऐसे चारों तरफ से घुमाते हैं तो कई बार वो बर्तन पूरा ऊपर उठ जाता है ना, आटे के साथ चिपक के वो बर्तन पूरा उठ जाता है। तो सेम वही हो रहा था बॉडी के साथ, कि बॉडी ऐसे उठ रही थी मेरी, ऐसे से उठ रही थी वो लास्ट वाले प्रोसेस में, स्टिचेस से पहले जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि वो मुझे मेरे लंग्स तक फील हो रहा था वो प्रेशर, लेकिन एक घुटन, एक अजीब सापन मुझे फील हो रहा था। और उसके बाद जब स्टिचेस लगाने उन्होंने स्टार्ट किए होंगे, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज का यूज करते हैं, लेकिन मुझे ना पूरे रूम में जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं ना, वायर जब जलता है प्लास्टिक का तार, मुझे ऐसे तारों के जलने की स्मेल आती रही जब तक मेरे स्टिचेस लग रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक की मुझे क्यों स्मेल आ रही थी, पूरा टाइम मुझे प्लास्टिक जलने की जो है स्मेल आ रही थी पूरे अपने ओटी रूम में जब मेरे स्टिचेस लगाए जा रहे थे। हो गई थी सर्जरी यहाँ पे, यहाँ पर हो गया था मेरा पूरा ऑपरेशन डन। और उसके बाद जिस टेबल पे मैं थी वहां पे बहुत सारी नर्स थी, और भी नर्स आ गई थी, क्योंकि मुझे उठा के दूसरे उस पे स्ट्रेचर पे लिटाना था, क्योंकि मुझे उन्हें शिफ्ट करना था, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो थे वो सब जा चुके थे, फिर हेल्प के लिए सिर्फ और सिर्फ नर्सेज रह गई थी। मुझे पूरा समझ में आ रहा था, पूरा फील हो रहा था वो लोग मुझे उठा रहे हैं, बट मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। बॉडी में, शरीर में कोई ताकत नहीं थी, इतनी भी नहीं थी कि मैं एक चींटी को भी अपने बॉडी से हटा सकूं, इतनी भी ताकत नहीं थी। तो बस उठा के मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया और बस वहां से वो लोग ले गए। और बाहर इकरा, भाई, मेरे हस्बैंड, ये लोग थे। मैंने देख के, एक होता है ना, अब जब आपके साथ कुछ घटना घटती है ना, स्पेशली जब आप कोई ऐसी मेजर सर्जरी से बाहर आते हो, उसके बाद जब आप अपने घर वालों को देखो तो आप और ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो इनको देख के मेरे आंसू और ज्यादा बहने लग गए, और ज्यादा। जो हमने रूम पहले बुक किया था, तो मेरे रिकवरी के लिए उन्होंने मुझे वहां शिफ्ट कर दिया। मैं सो गई थी, नींद के इतने नशे में थी मैं, कोई उठी हूँ करीब 1 या 1.5 घंटे बाद। और जब मैं उठी तो मैंने देखा वहां मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, सब लोग आ गए थे, इसको देख रहे थे, सब इसको खिला रहे थे। और जब मैंने अपनी आंख खोली तो सब लोग थे वहां मौजूद। एनेस्थीसिया था, उसका असर था बॉडी में, कई आवर्स तक रहता है, और जब तक उसका असर रहता है तब तक ही आपको दर्द फील नहीं होता। जैसे ही उसका असर खत्म हुआ, फिर वहां से हमारे जो बैड टाइम होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो दर्द फिर जो आपको फील होता है ना, वो तो बस मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। जब मैं सोकर उठी उसके कुछ देर बाद मुझे इतनी ठंड लगने लग गई, इतनी ज्यादा मेरी बॉडी पूरी ठंड से कांपने लग गई। अच्छा, ऐसा ही मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में भी हुआ था, मैं आपको बताना भूल गई। जैसे ही मुझे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया था ना, उसके बाद जब मैं लेट गई थी, वहां भी मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कप कपा रही थी, बहुत शिवर कर रही थी मैं, पता नहीं क्यों। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या हो गया, तो मैंने उन्हें उस वक्त भी बताया था ऑपरेशन थिएटर में भी कि डॉक्टर मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उन्होंने फैन वैन, एसी वेसी, वहां पे फैन तो नहीं, सॉरी एसी था, एसी मेरी वजह से बंद करवा दिया था ऑपरेशन थिएटर में, बाद में ऑन किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त भी बहुत ठंड लग रही थी। पता नहीं क्यों, क्या वो चीज ऐसी बॉडी में कोई एक मेडिसिन ऐसी देते हैं जिसकी वजह से होता है। सेम ये चीज ऑपरेशन के बाद हुई। ऑपरेशन के बाद तो खैर सभी को, सभी के साथ होता है,
तो दोबारा से मेरी बॉडी पूरी कांपने लग गई, इतनी ठंड मुझे लग रही। तो नर्स आई, उन्होंने मुझे इतना मोटा ब्लैंकेट दिया, ब्लैंकेट उन्होंने मुझे यहाँ तक उड़ा दिया। मतलब उस वक्त तो मन कर रहा था कि मैं क्या कुछ ओढ़ के बैठ जाऊं, जितने भी सर्दियों के कपड़े मैं सारे एक बार में पहन लूं, इतनी मुझे ठंड लग रही थी। बॉडी पूरी मेरी ऐसे कांप रही थी, जो लिप्स होते हैं ना ऐसे थर थर कांप रहे थे। फिर उड़ाने के बाद ऑल्सो जो नर्स थी उसने जो कैनोला के साथ वो जो आपकी बॉटल अटैच होती है ना ग्लूकोज की, उसमें उन्होंने एक मेडिसिन भी इंसर्ट की, जिस मेडिसिन को इंसर्ट करते ही कुछ ही मिनटों में वो जो मेरी बॉडी की जो कपकपाहट थी वो खत्म होनी स्टार्ट हो गई। गाइस इतनी प्यास लग रही थी, मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। मतलब आप लगा लो ना कितने घंटे से, चलो भूख तो छोड़ो, भूख तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पानी की जो प्यास होती है वो नहीं बर्दाश्त हो पाती। और मुझे सुबह 4 बजे से ही मना कर दिया था, और मैंने तो 4 बजे से पहले भी नहीं पिया था, मैंने तो रात 8 बजे का पानी पी रखा था। उससे पानी मांगा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप एटलीस्ट 10 से 12 घंटे हम आपको पानी दे ही नहीं सकते हैं। ऐसा हो रहा था कि बस मुझे पानी कोई दे दे। बहुत उस वक्त प्यास की शिद्दत फील होती है, ऑपरेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। मेरे लिप्स पूरे एकदम ड्राई हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मों से मैं प्यासी हूँ। बस पानी के लिए तो मना कर दिया था। बाकी नर्स ने मुझे ये बोला था कि आप अपने पैरों को मूव करते रहना, जब आपके पैर मूव होने स्टार्ट हो जाएं तो समझो एनेस्थीसिया का असर आपका खत्म हो गया, तो आप हमें बाहर से बुला लेना। हो सकता है उन्होंने कुछ आगे डॉक्टर को बताना हो, आगे डॉक्टर कुछ गाइड करती। तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं पैरों को मूव करके देख रही थी, और जब मेरे पैरों में ना थोड़ी थोड़ी सेंसेशन आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने नर्स को बता दिया था कि वो शायद ये चेक करते होंगे ना कि एनेस्थीसिया के बाद ना इतने आवर्स तक तो ठीक है, बट अगर वो ज्यादा लंबा खिंच जाए कि आपके पैर मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आई थिंक कुछ उसमें रिस्क हो सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि अपने पैरों को मूव करते रहना और हमें अपडेट करना, जैसे आपके पैरों में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाए तो आप हमें बताना। तो यानी कि मेरा एनेस्थीसिया का जो असर था वो खत्म होने लग गया था। और मुझे गाइस इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि जो सूप था ना मुझे मिला था कोई रात को जाके, मैं सुबह 7 बजे का ऑपरेशन हुआ हुआ, मुझे 8 साढ़े 8 बजे जाके उन्होंने एक सूप दिया, क्योंकि आप ज्यादा खा भी नहीं सकते ऑपरेशन के बाद। तो सूप दिया था मुझे, आई थिंक टमाटो का सूप था वो। और जब मैंने पानी मांगा, मैंने कहा सूप तो बाद में, पहले आप मुझे पानी दो। इसका जो ये कैप है ये तो बहुत बड़ा है, वो वाला छोटा वाला होता है, छोटा वाला जो ऐसे गोल वाला जो होता है, उन्होंने मुझे एक ढक्कन पानी दिया। इससे क्या ही होगा मेरा। और मुझे इतनी शदीद प्यास लगी थी, तो मैं क्या ही बोलती। मेडिकल कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए बताते हैं। पता नहीं क्या रिस्क होगा, आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते होंगे शायद डे 1 पे। तो मुझे एक ढक्कन पानी दिया नर्स ने, और बस सूप वगैरह लिया, क्योंकि सॉलिड डाइट हमारी तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक हमें गैस पास ना हो जाए, तब तक हमारी जो है सॉलिड डाइट जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो डे 1 पे ना आपको लिक्विड डाइट ही दी जाती है, ऑपरेशन के बाद डे 1 पे आपको लिक्विड डाइट पे रखते हैं, डे 2 तक वो वेट करते हैं। अगर आपको गैस पास हो जाती है ना, तब आपको वो सॉलिड फूड खाने को बोल देते हैं। तो ऑपरेशन का नेक्स्ट डे 2 था, जिसमें आपको चलना पड़ता है। ये सबसे मेन पार्ट होता है ऑपरेशन का। बहुत तकलीफ दे होता है वो वाला जो वक्त होता है, क्योंकि आपको डॉक्टर इसलिए भी देखते हैं ना चलवा के, क्योंकि उनको भी ये एश्योरेंस हो जाता है कि भाई पेशेंट के साथ कोई रिस्क नहीं है, वो चल पा रहा है अपने पैरों पे। लेकिन यकीन मानो, जो पहली बार जब आपको वॉक करना होता है ना ऑपरेशन के बाद, वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है, जिसमें नर्स वगैरह आपको हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं है आपको खुद वो बोलेंगे उठो और चलो भागो ना, ऐसा नहीं। इतनी सारी नर्सें होती है, उसमें कोई ना कोई एक आके आपको जरूर हेल्प करती है, 1 2 लोग आके। और जो उठना ही बहुत बड़ा तकलीफ दे होता है, चलना तो बात का है। पहले तो आप ऐसे लेटे होते हो, तो वाला जो बेड होता है ना, जिसको ऐसे ऐसे घुमा के वो पीछे ये वाला हिस्सा जो उठ जाता है, तो मेरा वो वाला बेड था, तो ऐसे करके पहले तो इतना तक तो सही था, क्योंकि वो बेड की हेल्प से मैं ऊपर हो जा रही थी। विदाउट उसके तो मतलब ही नहीं आप ऐसे ऊंचे उठ जाओ। तो ऐसे करने के बाद फिर जो मेरा बेड था उसमें एक लकड़ी की स्टेयर्स लगाई गई, ताकि मैं नीचे पैर रख पाऊँ। पैर रखा ना, जो मेरा पहला स्टेप था, मैं पहली उतरी तब थी, जो मेरा पहला स्टेप था, मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना पेनफुल था। ऐसा मतलब मुझे लग रहा था मेरी बॉडी तो गई। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि मेरा शरीर अब ऐसा पहले जैसा कभी हो ही नहीं पाएगा। और इतना दर्द, ऐसा लग रहा था कि कोई चाकू से मेरी बॉडी को काट रहा है। मैं अब उस दर्द को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो सच में ऐसा था कि अभी अभी जैसे मेरी पूरी बॉडी को काट के जोड़ा है और मुझे चलने को बोला जा रहा है। बहुत, मैं प्रैक्टिकली आपको कैसे बताऊं, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है सच में। और मेरे को तो जो यूरिन बैग लगाया हुआ था ना, चलने से पहले ही वो निकाल भी दिया था, 24 आवर्स बाद वो निकाल देते हैं। और वो मेरा इसलिए भी निकाला गया था क्योंकि मुझे नर्स ने बताया था कि जब तक आपका ये रहेगा तो आप जो है यूरिन पास करने के लिए भी नहीं जाओगे, तो ये हटा देंगे तो एटलीस्ट आप एफर्ट करोगे। तो वो इसलिए भी उन्होंने हटा दिया जो कैथेटर लगा हुआ था,
क्योंकि जब तक आपको यूरिन बैग लगा हुआ है तो आपका यूरिन उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली पास हो रहा है, आपको पता भी नहीं लगता 24 घंटे ऑपरेशन के बाद जब आप अपने रूम में होते हो कि आपको यूरिन भी पास हो रहा है। बट जब वो बैग यूरिन बैग उन्होंने हटाया तो डेफिनेटली अब आपको अगर सुसु जाना होगा तो आप उठ के ही जाओगे ना। फिर उन्होंने वो हटाया कि जब ये हटेगा तो आप थोड़ा एफर्ट भी लगाओगे, नहीं तो आप ऐसे मरीज बने पड़े रहोगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कैथेटर हटा दिया था, उसके बाद तो फिर तो वैसे भी चलना ही था क्योंकि जितनी बार यूरिन आता उठ उठ के जाना ही था। 2 नर्स थी, दोनों ने मुझे हेल्प की और कॉरिडोर में 2-3 चक्कर लगवाए थे। हालाँकि एक-एक कदम पे आपकी बॉडी ना ऐसा लगता है कि कट के अभी बिखर जाएगी पूरी। में एक चीज़ मैंने देखी कि सी सेक्शन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना चलना, उतना आपकी बॉडी उतनी तेज़ी से रिकवर होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। तो बस ये है कि जितना जल्दी आप अपने पैरों पे चलोगे ना, उतना ही जल्दी आपकी फास्ट रिकवरी होगी। और आप जितना लेज़ी बन के बेड पे लेटे रहोगे ना, ये सोच के कि हाय मेरा तो बॉडी कट गया, मैं तो चल नहीं सकती, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। आप थोड़ा भी अगर एफर्ट नहीं करोगे, यकीन मानो आप उतना ही कमज़ोर फ़ील करोगे और उतनी ही रिकवरी आपकी लेट होगी। सर्जरी के बाद जितना भी टाइम आप हॉस्पिटल में रहते हो ना, तो वो आपको मतलब 3-4 घंटे के गैप में आपको वॉक करने को बोलते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड आप लगाते रहो। चाहे आपके हस्बैंड फैमिली मेंबर्स हैं, आपको वो हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल की नर्स हैं, वो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है। चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, जो आपको ज़्यादा पेनफुल लगता है ना वॉक करना, वो पहली वॉक पे ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद आप जितना हिम्मत ज़्यादा करोगे ना चलने की, मैंने यही किया। मुझे पहली बार तकलीफ तो बहुत हुई थी, लेकिन मैंने सच में हिम्मत बहुत रखी, क्योंकि मैंने हिम्मत इसलिए भी रखी थी क्योंकि मुझे ये पता था अब तो ये 2 नर्स हैं, ये चलवा रही है मुझे, या मेरे हस्बैंड हैं शुरू-शुरू में वो हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही पड़ी रही यार, मुझे कौन हेल्प करेगा? क्योंकि मुझे क्या, किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अपने पैरों पे तो देखो आपको खुद ही खड़े होना है। हर वक़्त आपको कोई हर वक़्त टॉयलेट तक ले जाने के लिए नहीं अवेलेबल रहेगा, तो एक होता है ना अपने हाथ-पैर चलते रहें ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, मेरा ये मानना है। मैंने बहुत हिम्मत की थी और हर लड़की करती होगी, मैं सिर्फ़ अपने गुणगान यहाँ पे नहीं गा रही, बस यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि जिसका भी ऑपरेशन होता है ना, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को बहुत हिम्मत रखना कि आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप हर घंटे चलो, लेकिन जैसे आपका डे 1 है, डे 2 है, तो आप खुद देखोगे जितना आप हिम्मत करके चलोगे ना, उसके बाद जो सेकंड वॉक होगी वो आपको थोड़ा कम तकलीफ देगी, तो थर्ड बार जब आप चलोगे वो और थोड़ा कम करेगी, तो आपकी जो है इससे हिम्मत बढ़ेगी, आपको खुद हौसला मिलेगा कि हाँ यार अब मैं ठीक चल पा रही हूँ। फर्स्ट बार में तो मुझे सच में लग रहा था कि यार मैं गई, मेरी बॉडी तो अब किसी काम की नहीं रही, बट आई वॉज रॉन्ग। सेकेंड थर्ड फोर्थ जब मैं चलना थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा हिम्मत आने लगी। हालांकि दर्द बहुत होता है, आपको जितना आप चलोगे ना, एक एक स्टेप जब आप रखते हो तो एक एक स्टेप में बहुत ज्यादा दर्द होता है। चल गया जब आपको यूरिन के लिए जाना होता है, तो वो जो आप किस तरह मैं बैठी थी, मैं आपको कैसे बताऊं, क्या ही तो मेरी तकलीफ थी ना, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, क्या पेन हुआ था मुझे, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। तो मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे वो बता रही हूँ। देखो कुछ ऑपरेशन जो नॉर्मल होता है या सिजेरियन होता है ना, दोनों में बहुत सफ़र करती है लड़की। नॉर्मल में अलग तरीके के एफर्ट्स होते हैं और सी सेक्शन में अलग तरीके के एफर्ट्स होते हैं। मैं किसी में भी ये नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा डेंजरस है या वो ज़्यादा डेंजरस है, अपने आप में दोनों ही बहुत ज़्यादा वही हिम्मत होनी चाहिए दोनों झेलने के लिए, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। करते मेरा 4th डे आ गया था, चौथे दिन मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। तो 4th डे तक आते आते जो है मैं थोड़ा थोड़ा चलना मेरा पहले से बेहतर हो गया था। आप हॉस्पिटल से जिस दिन आपका डिस्चार्ज होता है उस दिन आपकी ड्रेसिंग होती है, तो ड्रेसिंग में वो क्या करते हैं, जो आपको पट्टी लगी हुई होती है उस पट्टी को वो हटा के एक वाटर प्रूफ ऐसे काइंड ऑफ शीट टाइप की होती है, मतलब मैं उसे पट्टी तो नहीं बोलूंगी, वाटर प्रूफ क्या होता है वो होता ही उसके लिए जहाँ भी सर्जरी होती है उस जगह पे लगाने के लिए। तो वो लगा देते हैं और वो आपको बोल देते हैं कि अब आप शावर ले सकते हो, अब आप बाथ ले सकते हो। वो बेसिकली वो चिपकाने वाली चीज होती है, वो चिपका दी थी ताकि जब हम नहाए बाथ लें तो वो वाला हिस्सा आपका गीला नहीं होगा। अगर अपना बताऊं तो मुझे तो मेरी डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि रूही अभी आप 4th है, अगर आप 2nd या 3rd डे पे ही डिस्चार्ज हो जाते तो मैं आपको तब भी यही सलाह देती कि आप सबसे पहले शावर लेना, क्योंकि मुझे भी बहुत हो रहा था। मैं बार बार अपने डॉक्टर से बोल रही थी, डॉक्टर मैं कब से नहाना, क्योंकि एक गर्मी इतनी थी, मुझे इतना हैवी फील हो रहा था ना अपना बॉडी, मुझे हो रहा था मैं शावर कब ले सकती हूँ। मेरी डॉक्टर ने बोला था जैसे ही आप आज जाओ आज ही आप शावर ले सकते हो, जैसे आप अगर आपको या हमने वाटर प्रूफ आपको ड्रेसिंग कर दी है, अब आप शावर ले सकते हो। क्योंकि सच में अब वो सो कॉल्ड बातें नहीं चलती हैं कि इतने दिन नहीं नहाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मैंने अपनी डॉक्टर को फॉलो किया, डॉक्टर की बात मानी। जिस दिन मैं मतलब मेरी छुट्टी हुई थी, डिस्चार्ज हुआ था, घर आई, मैंने घर आते साथ ही जो है शावर लिया। शावर लेने को डॉक्टर इसलिए भी बोलती है क्योंकि सच में आपका हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो हमेशा ही होता है हाइजीन मेंटेन रखना, लेकिन ऑपरेशन के बाद इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अब आपके पास बेबी है,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अपने साथ लेकर आए हो, तो उसको भी आपको फीड कराना है। तो बेबी जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो आपकी शरीर की सफाई भी होनी ज़रूरी है टाइमली, आपकी बॉडी का साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ सुथरे कपड़े और साफ सुथरा रहना शरीर का ज़रूरी है। तो इस वजह से, और बच्चे के अंदर इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं, बच्चे को भी आपको उतना ही हाइजीन रखना है, उसके साथ साथ अपनी भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसलिए आपको डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि डिलीवरी के बाद आप नहाना जल्दी स्टार्ट कर दो। डॉक्टर ने मुझे जो गाइड किया बस मैंने वही फॉलो किया। उन्होंने बोला रूही बस अपने हाइजीन मेंटेन रखना और डेली शावर लेना, डेली नहाना, और जो आपके स्टिचेस हैं जहाँ पर, उस पर बस आपको हल्का हल्का ऐसे रब करना है, उसे स्क्रैच नहीं करना, हल्का हल्का ऐसे रब करना है। स्टिचेस को भी क्लीन करना होता है, आसपास उसकी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और बस नहाने के बाद मुझे बोला था कि आप कोकोनट ऑयल है डेली उसको अपने स्टिचेस पे लगा लेना, स्टिचेस के जो भी एरिया होता है वहां पर आप उसे अप्लाई कर लेना। हालांकि तब तक तो वाटरप्रूफ वो लगा हुआ था शीट, तो कोई मतलब नहीं था ऑयल लगाने का। ये मैं बाद में बता रही हूँ जब वो हट गया था, क्योंकि आपको स्टिचेस कटवाने भी जाना होता है, टाँके कटवाने जाना होता है। तो मुझे कोई 10वें या 11वें दिन बुलाया था, तो मैं तब गई थी। तब तक तो मेरी काफ़ी रिकवरी हो गई थी, मतलब 10 दिन के अंदर तो मैं सच बताऊँ माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई थी, 8-10 दिन के अंदर अंदर ही। थिंक 10th या 11th डे पे हम स्टिचेस कटवाने गए थे, तो उस दिन ये होता है कि डॉक्टर मतलब देख के बताते हैं कि क्या कंडीशन है, आपके स्टिचेस ठीक हैं या नहीं है, कोई उसके अंदर क्या हो गया बेटा, स्टिचेस आपके पके तो नहीं है, कोई पस वगैरह तो नहीं पड़ रही है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, तो ये आपको डॉक्टर देख के बताती है। हालांकि मेरा सब कुछ सही था। तो बस उन्होंने एक कट इधर से मारा, इतना बड़ा था वो जो कट लगा था मुझे, एक कट इधर से मारा, एक कट इधर से मारा, और बस ऐसे धागे को आई थिंक ऐसे करके खींच लिया था, कुछ ऐसे ही कुछ था। वो इतना पेनफुल कुछ उसमें ना, मुझे कोई पेन हुआ नहीं था टाँके कटवाने के टाइम। तो बस उसके बाद तो फिर आप और भी ज़्यादा फ्री हो, क्योंकि जब तक वो प्लास्टिक का वाटरप्रूफ शीट लगा होता है तब तक तो फिर भी आपको एक होता है कि अभी टाँके कटवाने जाना है, हाय क्या होगा। मुझे तो लग रहा था पता नहीं टाँके कटवाने में भी कितना दर्द होता होगा, बट उसमें भी मुझे कोई दर्द ऐसा हुआ नहीं था। तो वो जब हट गई थी उस दिन, तो जिस दिन आपके स्टिचेस कटते हैं तो वो वाटरप्रूफ वाली भी जो होती है ना वो भी पूरी हट जाती है। तो फिर तो आप डायरेक्ट जब नहाओगे ना तो पानी आपकी उस वाले पार्ट पे भी जाएगा जहाँ पे स्टिचेस लगे। बस स्टिचेस वाला एरिया को आपको क्लीन रखना है, ऐसे ऐसे रब करना है हल्के हाथ से, और कोकोनट ऑयल लगाना है डेली, कोकोनट ऑयल उस जगह पे लगाना है। तो बस मैंने भी वही फॉलो किया। तो बस यही था मेरा सारा तजुर्बा। तजुर्बा क्या, जो जो चीजें मेरे साथ हुई, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ऐसे ऐसे हुआ था फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद आए हैं हमारी बेबी हमारे पास, इतने एफर्ट के बाद आए हो आप, पता है बेटा, पता है आपको ये बात, मम्मा के पास आप इतने सारे एफर्ट के बाद आए हो। मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा है, बस हो गया बाबू, हो गया वीडियो पूरा। तो गाइज बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि जिनकी डिलीवरी आसपास है उनको थोड़ी हिम्मत मिले मेरी बातों से। बस मैं यही बोलूंगी कि गर्ल्स हिम्मत रखना, इस पड़ाव तक पहुंचने वाली हैं जिनकी भी डिलीवरी आसपास है, कि बहनों हिम्मत रखना। सच में ये बहुत मैजिकल मोमेंट होता है, मानो जब आपके हाथ में आपका बेबी आता है ना, तो उस वक्त आप सब कुछ भूल जाते हो, आपने क्या झेला, क्या दर्द हुआ, कितनी तकलीफें हुई, कितनी रातों को आप रोए, आप सब भूल जाते हो, क्योंकि उस खुशी के आगे ना वो सारा गम फीका पड़ जाता है। ये सुना था मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। आज मैं अपने बच्चे के साथ इतनी खुश हूँ, मैं इतना अच्छा मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो अब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने 2 महीने पहले क्या फेस किया है, किस चीज से मैं बाहर आई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है मुझे। तो हंस रहा है मेरा बेटा, हंस रहे हो आप मेरा बच्चा। तो बस कुछ याद ही नहीं रहता है, आप सब भूल जाते हो। तो सच में ये बहुत एक मैजिकल मोमेंट होता है। तो बस आप हिम्मत रखो। मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती डरो मत, देखो सबको थोड़ा बहुत डर तो लगता है, क्योंकि वो ये ना जिसके साथ हो गया है तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने सब देख लिया है, और जिसने कभी ऑपरेशन थिएटर की शक्ल ही नहीं देखी उसको पता है कि उसको जाना है, ये सब कराना है, तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा। लेकिन बस आप ये सोचना कि वो सब के बाद जो आपको खुशी मिलने वाली है ना, आप वो चीज़ सोचना, उससे आपको हिम्मत मिलेगी। एनीवेज गाइज मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया, वीडियो बहुत 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 लंबा हो गया, मुझे लगता है मुझे वीडियो को यहीं पर अब फिनिश कर देना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप मेरी मदरहुड जर्नी से रिलेटेड और क्या देखना चाहते हो मुझे ये भी कमेंट डाउन जरूर करना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। प्लस मेरी रिकवरी को लेके भी ढेरों सवाल हैं कि आपकी रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हो गई, इतना जल्दी आप चलने कैसे लग गई, इतना जल्दी घर का काम कैसे करने लग गई। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि सी सेक्शन के बाद आप, मतलब मैंने इतनी फास्ट रिकवरी कैसे कर ली, कैसे मैंने सारी चीज़ें वापस से इतनी जल्दी से मैनेज कर ली, तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या डाइट फॉलो की है जिसकी वजह से मैं इतना मतलब माशाल्लाह, सब लोग मुझे इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ से माशाल्लाह, कि मैं जल्दी से चीज़ें मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं वो भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
चलो गाइस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।